स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश प्लीज क्लिक द डिस्क्रिप्शन क्लिक गो टू माय इंग्लिश ओनली चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे चाइना इसका स्पेस लीप जो हो रहा है कि 2025 में वो कहां तक आ गए हैं और कितना बड़ा बात है। तो एक पूरा कॉन्टेक्स्ट लेते हैं ताकि हम लोग को समझ में आए कि हो क्या रहा है। तो आप समझिए CNSA के बारे में बात करें, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि CNSA को बनाया गया था 1993 में तो 33 ईयर्स हो चुका है। और इनका 3 गोल था। पहला गोल था सेल्फ रिलायंस, यानी कि ये चाइना जब आज़ाद हुआ था तो सोवियत यूनियन पे बहुत डिपेंडेंट था। तो उनको था कि वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं है, गाड़ी खोलने के लिए ठीक है लेकिन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं है। दूसरा इंडिजिनस इनोवेशन, इनको था कि हमारे लोग गधे थोड़े हैं, वो भी कुछ कर सकते हैं, वो भी कुछ चमक सकते हैं, तो अपने घर में कुछ ट्राई करेंगे तभी ना कुछ होगा, वो था। और प्रेस्टीज। और आपको ये समझना पड़ेगा कि जब चाइना जापान का वॉर जब खत्म हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 जब निपटा, तो इनको दिख रहा था कि 2 बड़े प्लेयर आ गए मार्केट में। कोल्ड वॉर ये पूरा देखें फ्रंट रो सीट से, और उसमें दिखाया सीधा-सीधा कि भैया जिनके पास स्पेस है, उनके पास प्रेस्टीज है, बाकी सब स्मॉल प्लेयर हैं। तो ये उनको समझ में आ गया। अब रहा बात कि ये उनके पूरा मतलब CCP जो है, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी जो है, उसके पूरे फाउंडेशन में डाला गया है और इसका फाइनेंशियल प्रायोरिटी बहुत हाई रहता है नेशनल बजट में। यानी कि जब सरकार का तंगी चल रही है तो भी इसको नहीं काटा जाता है। मतलब अच्छा खासा पैसा, मतलब 1993 से भी आप देखें, एक्चुअली उससे पहले भी, लेकिन उससे पहले दूसरी एजेंसी का नाम था। जैसे नासा से पहले एक और एजेंसी थी। तो वैसे आप देखिए कि कितना बजटिंग दिया गया, उसमें कभी कटौती नहीं हुआ है। मतलब कि कॉन्स्टेंटली अपना समझ के पैसा डाला गया है। और यहाँ पे समझिए कि ये वही यूएसए और यूएसएसआर का जो देख चुके थे, इनको था कि हमको नेक्स्ट बनना है। मतलब ऑब्वियसली जब हो चुका है, यूएसए जा चुका है स्पेस में, यूएसएसआर जा चुका है स्पेस में, तो ऑब्वियसली ये नहीं कर सकते कि हम फर्स्ट हो जाएंगे, ये नॉर्थ कोरिया वाला वीडियो नहीं फूकते हैं। तो इनको था कि भैया हमें फर्स्ट बनना है। तो फर्स्ट बनने के लिए ये मतलब इनको ये नहीं बनना था कि फर्स्ट बनना है, इनको है कि डोमिनेंट बनना है। और ये मैं एकदम क्लियर कर दूं, ये डे वन से था इनके पास। ये थोड़ा सा मतलब एक मतलब डिटर्मिनेशन कि हम सिर्फ compete करने नहीं जा रहे हैं, हम बीट करने जा रहे हैं। मतलब कि आप ऐसा समझिए कि रेस में ये 3 प्लेयर उतरे हैं, भले वो 2 पहले उतरे लेकिन हम बीट करेंगे। तो हिसाब वही है। और इनका सबसे क्लियर जो था कि क्लियर लॉन्ग टर्म गोल्स, बिग ड्रीम था और पेशेंस था। मतलब कि वो कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि बच्चा स्पेस को यूज करेंगे, ना ना, स्पेस में डोमिनेंट बनेंगे। और ये बोल रहे हैं 1993 से, मतलब एक्चुअली उससे भी बहुत पहले से ये कॉन्सेप्ट था। जैसे कि जो मैं बार बार बोलता हूँ ना कि इसरो का ऐसा पंख क्यों नहीं निकला, वो यहीं पे दिक्कत हुआ था। विक्रम साराभाई के बुद्धि के बारे में कोई डिस्कशन नहीं, कितना उन्होंने देश के लिए कोई डिस्कशन नहीं। लेकिन आप भारत के बहुत सारे चीजों में ये देखिएगा कि हमारे सपने बहुत छोटे होते हैं। और यहाँ पे सबसे इसका अच्छा एग्जाम्पल है, टू अस देयर इज नो एम्बिग्युइटी ऑफ पर्पस, वी डू नॉट हैव द फैंटेसी ऑफ कंपीटिंग विथ द इकोनॉमिकली एडवांस्ड नेशन इन द एक्सप्लोरेशन ऑफ मून और द अदर प्लैनेट्स और मैन स्पेस फ्लाइट। जो मैं बोलता हूँ कि इसरो का पंख था ही नहीं कभी, यही है। यहीं पे चाइना का देखिए सीधा सीधा है कि सर वो ये मतलब ये बता रहा है कि इंडिया गरीब है। क्या इंडिया गरीब था आजादी के टाइम? ऑब्वियसली हाँ गरीब था, बैंड बजी पड़ी थी। लेकिन ये ऑलमोस्ट ऐसा कहना हो गया कि हम गरीब हैं, हमारे बच्चे भी गरीब रहेंगे, उसके बागे वाले गरीब। और चाइना का एकदम उल्टा चल रहा था, सर हम आज गरीब हैं, कल हम आएंगे रेस में, परसों हम आपको बीट कर देंगे। और प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये थर्ड रैंक से घुसे हैं और सेकंड रैंक तक पहुंच चुके हैं। मतलब एक रैंक जंप कर गए। अब आप कह लो कि यूएसएसआर फेल हो गया, रशिया फेल हो गया, बात अलग है, लेकिन ये सेकंड रैंक पे आ चुके हैं। तो समझना बहुत जरूरी है। इनका डे वन से जो फाउंडेशन रखा गया था कि मतलब ये छोटा मोटा नहीं करना है कि बस थोड़ा सा अपना से काम निपटा लो, वैसा नहीं था ही नहीं। और इनका ये अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा था इंडिजिनस इनोवेशन का, यानी कि हम अगर रॉकेट्स बनाते हैं, हम बहुत सारा चीज कर लेंगे। ये मतलब ये अंडरस्टैंडिंग इनको बहुत पहले आया था। हम लोग तो समझिए कारगिल वॉर के बाद समझ आया, इनको बहुत पहले से समझता। कारगिल वॉर के बाद जब जीपीएस जैम किया गया तब समझ में आया कि भैया खुद का रॉकेट कंपनी होने का फायदा क्या है अगर आप खुद का जीपीएस नहीं बनाते हो। और ये बहुत पहले करके रेडी करके रख चुके थे। तो कॉन्टेक्स्ट वही होता है कि ये पंख का चाइना में कोई कमी नहीं है। मतलब एकदम छाती पीट के बोला कि भैया हम बीट करेंगे, हम यहाँ पे रेस करने नहीं आ रहे कि अच्छा ठीक है आप भी हो हम भी हैं, ना ना ना, हम आपसे आगे जाएंगे। सपना में कोई कमी नहीं होना चाहिए, हो नहीं हो बात का बात है, सपना में कमी नहीं होना चाहिए। इवन आवर ड्रीम्स आर स्मॉल। जो इंडिया का कर्स है वो इन पे नहीं है। भैया हमारा सपना बड़ा है, हो नहीं हो बात अलग है, सपना बड़ा है। अब रहा बात की सपना तो देख लिया, ग्रोथ हुआ। हाँ, तो ग्रोथ है डोंग फैंग होंग फर्स्ट जो लॉन्च किए थे, इनका पहला सैटेलाइट था 1970 में।
तो हम बोलेंगे 1970 में और 1993 में स्पेस है, वही चल रहा है। पहले दूसरे ब्रांचेस थे, दूसरे नाम थे, इसीलिए। अब रहा बात कि उन्होंने लॉन्ग मार्च रॉकेट रखा और नाम कभी बदले नहीं रॉकेट का। मतलब कि लॉन्ग मार्च फैमिली कह दिए और उसमें है लॉन्ग मार्च 1, लॉन्ग मार्च 2A, लॉन्ग मार्च 4A, लॉन्ग मार्च 2E, लॉन्ग मार्च 3, लॉन्ग मार्च 1D, लॉन्ग मार्च 2C, लॉन्ग मार्च 2D, लॉन्ग मार्च 2F, 3A, 3B, 3C, ऐसे ऐसे करके वेरिएंट्स बनाते गए। लॉन्ग मार्च का बस नाम है। टेक्निकली ये सारे रॉकेट में बहुत डिफरेंस है, लेकिन मतलब और अब तो रिसेंटली कोशिश भी कर रहे हैं कि रॉकेट में हाइपरगोलिक फ्यूल ना इस्तेमाल करें, क्योंकि जब उसका स्टेज गिरता है चाइना पे तो बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो बहुत मतलब ये उनका, आप समझिए जब भी आप सुनेंगे और हमेशा आपको रॉकेट एक ही जैसा नाम सुनने को लगेगा कि लॉन्ग मार्च ही सबको क्यों बोलता है, बात वही है कि उसका सब वही है। हमारे में जैसे कि SLV जो है वो हम इंडिया का ये है, क्या बोलिए, नाम है। उसके पहले बस हम लोग वर्ड बदलते रहते हैं। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, ठीक है, फिर P लगा दो, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, फिर G लगा दो, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इससे ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं करते हैं। तो चाइना भी वही करता है कि भैया आप लॉन्ग मार्च है, आगे नंबर लगाओ, पीछे नंबर लगाओ, जो करना करो, लेकिन लॉन्ग मार्च ही कहलाएगा। तो आप वही समझिए इनके पास टोटल 12 वेरिएंट है। मेजर वेरिएंट है तो बहुत सारा, लेकिन मेजर वेरिएंट 12 है। और इसमें से ऑब्वियसली बहुत सारे को रिटायर भी कर देते हैं कि पुराना हो गया, रिटायर कर देते हैं। और अभी इनका जो बिग डैडी है वो है लॉन्ग मार्च 5, ये वाला। और ये हैवी लिफ्ट क्लास में आता है। ये 25 टन टू लो अर्थ ऑर्बिट जाता है, यानी कि अगर फाल्कन 9 पूरी तरह से ये चले, क्या बोलते हैं, डिस्पोजेबल रहे, तो ऑलमोस्ट इसको मैच कर सकता है। और सीधा सीधा मैच करना है तो फाल्कन हैवी से जाना पड़ेगा। मतलब काफी भरपुष्ट रॉकेट है। और ये बनाया गया था सीधा सीधा कि ये स्पेस स्टेशन बना सकें इससे। मतलब बड़ा है, GSLV से भी अच्छा खासा 10 टन से ज्यादा बड़ा है। तो ये बनाया गया। और इसका 14 टन टू जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट था, यानी कि ये बहुत पहले ही समझ गए कि जियो स्टेशनरी पे सैटेलाइट किसी दूसरे के भरोसे लॉन्च नहीं करना चाहिए। जैसे कि भैया मतलब आर्यन के पास सब लोग जाते थे कि भैया आप लॉन्च करो, वो इनके ये लॉन्ग मार्च 5 बनाने में यही एक्सपेडाइट किए थे कि किसी के पास हमें नहीं जाना पड़े कि सर जियो स्टेशनरी लॉन्च कर दो। वो कर दिया। अब रहा बात की दो बड़े रॉकेट पे काम चल रहा है, जिसमें है आपका लॉन्ग मार्च 9 और लॉन्ग मार्च 10। लॉन्ग मार्च 10 जो है वो थोड़ा सा छोटा क्लास का 70 टन टू लो अर्थ ऑर्बिट है, वो काफी बड़ा है। और लॉन्ग मार्च 9 जो ये आप देख रहे हैं ये 150 टन है। ये ऑलमोस्ट SLS है। और प्लस इसका डिजाइन जो है रियूजेबल है। डिजाइन अभी अभी दिल्ली दूर है, लेकिन डिजाइन वही है। मतलब फिलॉसफी में ये धांधली नहीं कर रहा है, SLS जैसा नहीं बना रहे हैं। SLS के केपेबल बना रहे हैं कि उसी का लेवल का टनेज रहे, लेकिन रियूजेबल डे वन से रहेगा। और इनका समझिए कि ये इकलौता है जो USA के केडेंस के पास पहुंच पाता है। कहने को बहुत सारे देश हैं, कहने को बहुत सारे स्पेस प्रोग्राम है, लेकिन कितने लोग लॉन्च करते हैं? जैसे कि अगर आप देखिएगा वर्ल्ड में 2 पॉपुलेशन है और बाकी सब साइड है। जैसे इंडिया और चाइना दोनों 1 बिलियन से ऊपर है। और जो थर्ड नजदीकी है वो आपका अमेरिका है, जो कि अराउंड 300 टू 400 के आसपास रहता है। मतलब आप बिलियन हटाइए इंडिया से तो जो बचेगा वो अमेरिका का पॉपुलेशन है। सेम चाइना के साथ भी वही है। और उसके बाद धड़धड़ा के पॉपुलेशन नीचे गिरता है। स्पेस में भी वही है। USA खूब लॉन्च करता है, लगभग 150 160 कर रहा है। और धड़धड़ा के नीचे आइए, सेकंड नंबर पे आपको 60 70 के आसपास में आपको चाइना मिलेगा। और उसके बाद थर्ड नंबर पे आपको शायद रशिया मिलेगा 15-16 पे। और उसी के आसपास में इंडिया, जापान, सब लोग वहीं थर्ड रैंकिंग के आसपास आगे पीछे होते रहते हैं। तो ये इकलौता है जो कि हाँ USA है तो चाइना भी है। और ऑलमोस्ट 44% ये मैच कर दिए हैं। और समझ लिए, और बोल रहे हैं बाकी सबको जोड़िए तो भी नहीं मैच होगा। आप रशिया को जोड़ दीजिए, ये जापान को जोड़ दीजिए, इंडिया को जोड़ दीजिए, ग्रैंड टोटल इसके आसपास नहीं आएगा। ये इकलौता है जो उस लेवल पे गेम खेल रहा है कि बोल रहे हैं ये फर्स्ट रैंक से स्टार्ट हुए थे, सेकंड रैंक पे, ये सॉरी थर्ड रैंक से स्टार्ट हुए थे, फोर्थ रैंक पे जाने की जगह पे ये थर्ड रैंक को क्रॉस करके सेकंड में आ चुके हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम, यानी 2025 में। यानी कि आने वाले टाइम 2026 में आप देखेंगे तो आपको सिर्फ 2 ही देश है जिसके पास एक्चुअल स्पेस में जाने का रेस है, कि मतलब हमारे पास मल्टीपल लॉन्च पैड है, हमारे पास मल्टीपल रॉकेट्स हैं, हमारे पास मल्टीपल कैपेबिलिटीज है और भरपुष्ट कैपेबिलिटीज है और अति भरपुष्ट कैपेबिलिटी पे काम चल रहा है। अब रहा बात वहां तक तो ठीक है। उसके आगे चल गई ये मैंड में, इसीलिए बोल रहे थे इनका डे वन से सपना क्लियर था कि हम ये नहीं कर रहे हैं कि मतलब हम आपके जैसा नहीं बनना है, हमको आपको बीट करना है। टाइम लगेगा लेकिन कर लेंगे। मतलब टेक्निकली एग्जैक्टली वही हुआ। सोवियत यूनियन था कि भैया हम सबसे आगे चल रहे हैं, धड़ाक से अमेरिका हडिप्पा, ये चाइना वही करना चाहता है, हडिप्पा। तो मैंड जो है ये पहला टाइकोनॉट, मतलब अगर आप अंतरिक्ष में बहुत पहले पहले जाते हैं तो नाम कैसा है, एस्ट्रोनॉट, ये कॉस्मोनॉट, टाइकोनॉट। टाइकोनॉट है, अगर इंडियन फोर्थ बनते हैं तो हम लोग भी नाम दे पाएंगे। तो टाइकोनॉट जो है आप ये समझ लिए ऑर्बिट पहुंचे 15 अक्टूबर 2003। तो ये ऑर्बिट कर लिया और ये थर्ड नेशन बना कि इंसान को स्पेस में गया। और इस मामले में तो कोई डिस्कशन नहीं, बोल रहे हैं यहाँ पे तो रशिया एक्चुअली यू टर्न मार गया क्योंकि अभी उनका लॉन्च पैड स्वाहा हो गया और एक ही रॉकेट है जो मैंड है।
उस रॉकेट का एक ही लॉन्च पैड है, वही बूम हो गया है। तो एज ऑफ नाउ यहाँ पे प्लेनेट अर्थ में 2026 में अगर रशिया ठीक कर लेता है तुरंत तो बात अलग है, लेकिन 2 ही बचे हैं। और रहा बात कि इनका फर्स्ट स्पेस स्टेशन, इसलिए मैंने बड़ा रॉकेट क्यों बना रहे थे स्पेस स्टेशन के लिए, टियांगयोंग 1 ये ऑर्बिट को लॉन्च कर दिए थे 2011 में, लेकिन वो सिर्फ टेस्ट था कि सर क्या हम बना सकते हैं, क्या लॉन्च कर सकते हैं, सब टेस्टिंग वेस्टिंग किया। फिर दूसरा फॉलोअप टेस्ट किया टैंगयोन 2 2016 में, ये टेस्ट कर लिया। इसका मतलब स्पेस लैब को थोड़ा एक्सटेंड किए थे, और वो सब सिर्फ प्रीकर्सर था टियांगोन स्पेस स्टेशन का। जो 1 और 2 क्या था वो सिर्फ टेस्टिंग था। टियांगोन स्पेस स्टेशन ये इनका आईएसएस है, मतलब कि जैसे सोवियत यूनियन अपना मियर स्पेस स्टेशन चलाता था, अलग स्टेशन था, ये नहीं था कि मतलब आईएसएस से जुड़ा नहीं, अलग स्टेशन था। वैसे ये इकलौते बने हैं जो अभी के टाइम में इनका अपना स्पेस स्टेशन है, कोलैबोरेशन वाला नहीं, अपना इकलौता स्टेशन है टियांगोंग स्पेस स्टेशन। और ये अप्रैल 2021 में ऑर्बिट पे पहुंचा दिए, मतलब पहला मॉड्यूल पहुंचा दिया। अब रहा बात कि वहां तक तो ठीक है, उसके आगे अब ये चले गए कि ये कंटिन्यूअस क्रू कर पा रहे हैं। कंटिन्यूअस क्रू मतलब कि किसी भी हालत में स्पेस स्टेशन खाली नहीं बैठा है, ये आईएसएस में किया गया है सबसे लंबा टाइम से, और ये ट्राई कर रहे हैं कि ये आपका टियांगयोंग को मेंटेन कर सकें। यानी ये समझना बहुत जरूरी है कि आप अकेले से कर रहे हैं, आपके लिए पास कोई दूसरा देश नहीं है कि इसका रॉकेट कर लो, इसका लॉन्च व्हीकल ना, सब चीज आपको खुद करना है। और उसका इसीलिए बोल रहे हैं कि ये केडेंस के मामले में बहुत एडवांस रखे हैं कि सर हमारा ये रॉकेट है, ये रॉकेट है, ये मल्टीपल लॉन्च पैड्स भी है कि किसी भी कारण में लटके नहीं, क्योंकि वो सब बहुत डिफिकल्ट काम होता है कि आपका किसी भी हालत में स्पेस स्टेशन में हमेशा कोई आदमी रहे और कंफर्टेबल रहे। ये नहीं कि बस आप जबरदस्ती का जेल की तरह डाल दिए आदमी को, वैसा नहीं, कंफर्टेबल रहे कि 6-6 महीने का रोटेशन होते रहे और वो सब रहे सही पे। और ये जून 2021 से कंटिन्यूअसली उसमें कोई आदमी है, कंटिन्यूअसली, यानी इस जो स्पेस स्टेशन है 2021 से कंटिन्यूअसली इसमें लोग भरे हुए हैं। कोई मतलब कभी ज़्यादा लोग हो जाते, कभी कम होते, कभी जीरो नहीं हुए हैं अभी तक। ये बड़ी बात है। और चाइना लगभग समझ लिए 36 मैन्ड फ्लाइट कर चुका है। इसीलिए आप समझिए कि अगर आप मतलब कि 1990 से पहले का देखते हैं, चाइना ऑलमोस्ट दिखेगा कुछ नहीं है, लेकिन वो नींव बना रहे थे। और धड़धड़ा के 2010 होते होते तो उनका नींव कंप्लीट हो गया, फिर स्टेज 2 बनाने लगे, और धड़धड़ा के अब स्पेस में, मतलब बोल रहे हैं और कोई है ही नहीं, और कोई है ही नहीं। और बाय द वे एक टाइम तक ये इकलौते थे, अमेरिका भी नहीं था, क्योंकि अमेरिका का ये स्पेस शटल को ग्राउंड किया गया था, वो अनसेफ व्हीकल हो गया था, ग्राउंड किए थे, और उनके पास बाकी सारे जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो ट्रोल कर दिए, डिलीवरी नहीं दे पाया ऑन टाइम में, ना तो स्पेस एक्स टाइम पे डिलीवरी दे पाया, ना तो बोइंग दे पाया, लटके। लेकिन थैंकफुली स्पेस एक्स फाइनली आ गया 2021 में, वो भी तो आए हैं सर, 2020 में शायद उनका क्रू में मैंड मिशन किया गया था, तब जाके अमेरिका का विंग वापस आया। तो ये समझना बहुत जरूरी है, बहुत सॉलिड तरीके से अपना मेंटेनेंस रखे हुए कि सर हमको ये करना है, हम करेंगे। और ये 36 में से आप समझ लीजिए 22 स्टेशन के लिए रिलेटेड था, और मतलब उससे पहले बहुत सारा और मिशन भी किए थे, ये इनके पहले टाइकोनॉट थे। तो एट दिस पॉइंट इन टाइम अभी जो आप लोग बात कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा इंसान को भेजते हैं स्पेस में, रशिया से भी ज्यादा। अमेरिका तो भी जीरो पे था, वो तो शुक्र मनाइए क्रू कब रेडी हो गया है, नहीं तो जीरो हो जाता। तो ये सब चीज कर चुके हैं, स्पेस स्टेशन बना लिए हैं, स्पेस वॉक कर रहे हैं, और सारा खुद से कर रहे हैं, कोई लेना देना नहीं है। और इनका प्रोग्राम बहुत सस्टेनेबल है। सोवियत यूनियन सस्टेनेबल नहीं था, अमेरिका भी फ्रीडम स्टेशन बना रहा था, वो भी अफोर्ड ही नहीं कर पाते, वो कुछ ज्यादा फूक रहे थे। टू बी फेयर वो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी थी, मतलब 1970s 80s की बात हो रही है, तो बहुत टेक्नोलॉजी महंगा था। तो ये मतलब इकोनॉमिकली ऐसा बना रहे हैं ना कि स्टेबली सस्टेन कर, मतलब ये सारी गलती से सीख लिए हैं। सोवियत यूनियन जो जो गलती किया था उससे सारा चीज सीख लिए हैं कि भैया ये गलती नहीं करना है, सस्टेन करना है, धीरे धीरे बनाओ, ऐसा बना लो कि मतलब रोड एकदम सॉलिड रहे, कि पीछे आपको टेंशन नहीं है। तो प्रोग्रेस भरपुष्ट है, मतलब इग्नोर आप नहीं कर सकते, मतलब जेन्युइनली सीरियस है। अब आते हैं इनका और बड़ा सपना पे, लूनर प्रोग्राम। और यहां पे समझिए लूनर प्रोग्राम पे काम ये लोग चालू किए थे चंगया 1 का ऑर्बिट से, जो कि चांद पे ऑर्बिट किया था, ये 2007 की बात है। और प्लान ये बिहाइंड द सीन हमेशा से कर रहे थे, इनको था कि हमें लैंड करना है तो करना है, फर्क नहीं पड़ता अमेरिका जाए नहीं जाए, उनको कोई लेना देना नहीं है। ये समझना बहुत जरूरी है, यही मैं आप लोगों को क्लियर करता हूँ, सपना इनका सॉलिड था। और ये मार्स पे जाएंगे ही, अगर देश सही चलता रहता है इनका, ये मार्स पे जाएंगे ही। इनका बोलो, इनका सीधा प्लान है कि सर हम आपसे कंपीट नहीं कर रहे हैं, हम आपको बीट कर रहे हैं। आप ये बोल सकते हो कि ठीक है, जैसे वो था ना, सोवियत यूनियन बोलेगा हम पहले ऑर्बिट पे पहुंचे, फिर अमेरिका बोलेगा हम चांद पे पहले पहुंचे, फिर चाइना बोलना चाहता है कि हम मार्स पे पहले पहुंचे। ये इनका डे 1 से था, इनका वो डिस्कशन ही नहीं है कि अरे खर्चा होगा या हमारी फट जाएगी इसका, लेकिन वैसा कुछ है ही नहीं। डे 1 से एकदम क्लियर कट है। और चंद्रयान 1 कर दिया, अनाउंसमेंट नहीं किए थे, बाय द वे प्लानिंग तब से की जा रही है, अनाउंसमेंट बस नहीं किए थे। और चंद्रयान 3 जो है चांद पे लैंड करा दिए,
बाय द वे रोवर वोवर सब करने लगे हैं। और चंगा 5 जब किए तो 23 नवंबर 2020 को, मतलब कुछ ही साल पहले, वो सैंपल रिटर्न किया, मतलब चांद पे गया, चांद पे मिट्टी उठाया, वापस आ गया। तो ये सब हो चुका है बाय द वे। और उसी टाइम के मतलब कुछ साल 2018 के आसपास में ये लोग अनाउंस किया कि ह्यूमन लैंडिंग का हमारा टारगेट है 2030। जो आप देखे होंगे कि आर्टेमिस का एक कहाँ से बजट आने लगा, बात वही था। जब अमेरिका को समझ में आया कि नहीं, चाइना सही में कर रहा है, प्लानिंग है, प्रोसीजर है, रोड मैप है, मतलब समझ गए कि बेटा ये लोग सीरियस हैं, और बोलो ना कि ये इकलौती कंपनी कंपनी बोलो कंट्री है जो स्पेस स्टेशन मेंटेन कर पा रही है। तो ये अगर बोलते हैं कि हम चांद पे जा सकते हैं, लोग सुनेंगे कि भाई आप जा सकते हो, शायद सही में कर लो। तो कॉन्टेक्स्ट वही है, और उसके लिए रॉकेट बनाया जा रहा है लॉन्ग मार्च 10 70 टन वाला। तो उसका वही। अब आप बोलोगे अच्छा 70 टन में आप चांद कैसे जाओगे? 70 टन तो कम है, क्योंकि सैटर्न 5 लगा था अमेरिका को जाने के लिए, अब वो 150 टन था। और आपका वो सोवियत यूनियन भी बनाया था, वो भी 100 एंड 150 टन के आसपास का था। तो 70 में आप कैसे जाएंगे? तो ये लोग हैं लॉजिकल बुद्धि लगा रहे हैं कि सर स्पेस में अगर आपको जाना है तो दो ऑप्शन होता है, पहला तो एक बड़ा से भेज दो, या दूसरा होता है कि दो छोटे भेज के डॉक कर दो। अब ये लोग स्पेस स्टेशन बना चुके हैं, डॉकिंग कर चुके हैं, तो ये कर रहे हैं दो ठो। जो मैं बार बोल रहा हूं ना कि इलॉन मस्क का जो ये लॉजिक है कि भैया हम इसको रिफ्यूल करेंगे, थर्ड सेकंड स्टेज को भेजेंगे, कुछ नहीं होने वाला है, ये पहले पहुंच जाएंगे, ये सीधा सीधा पहले पहुंच जाएंगे। और बाय द वे इसीलिए ब्लू ऑरिजिन को वो कॉन्ट्रैक्ट खोला गया कि सबको समझ में आ रहा है कि सर बोल देना अलग बात होता है, हम ना रिफ्यूल करेंगे 20-22 बार, इस लाइक सर अब भांज दे रहे हो, रेस की बात हो रही है, यहाँ समझना बहुत जरूरी है। यहाँ टाइमलाइन है 2030 मैक्सिमम टाइमलाइन है, उससे पहले आपको लैंड कराना है, क्योंकि चाइना कर ही देगा। और चाइना का जितना भी प्रोजेक्ट माइलस्टोन्स है, ऑलमोस्ट सारा टाइम पे मीट हो रहा है। मतलब इनका जो चांगा 3 कब बोले थे और कब लैंड किए सेम है, चंगा 5 कब बोले कब लैंड किए सेम है। और बाय द वे हर मिशन को 2 बार कर रहे हैं। 5 है, 6 बनाया, और उनका ये था कि अगर 5 फेल हो गया तब 6 में हम रिपेयर करके, मतलब अपडेट करके 6 कर देंगे। 5 फेल नहीं हुआ, 6 कर दिया तब भी। तो ऐसे ऐसे कर, मतलब एक एक स्टेप जो होता है ना कि सर हम ये करना है, ऐसे करना है, वो सब सॉर्टेड है। और ये सीधा सीधा डॉकिंग करके करेंगे। वो जबरदस्ती का बहुत बड़ा रॉकेट बनाने की जरूरत नहीं है, छोटा सा रॉकेट से निपटा लेंगे, दो दो डॉक करेंगे, खुश रहेंगे। ये लॉजिकल, मतलब आजकल ये करना बहुत आसान है। और बाय द वे सैटर्न 5 टेक्निकली डॉक ठीक करता था, क्योंकि उसका लूनर मॉड्यूल आगे नहीं था, क्रू मॉड्यूल आगे था। तो उसको रॉकेट खोले, उसको निकालो, घुमाओ, फिर खींच के निकालो, ऐसे करना पड़ता था। तो इनका सर उतना तांडव क्या करो, दो छोटा रॉकेट बनाओ, क्योंकि 70 टन का रॉकेट में ये फायदा होगा। बोले ये अमेरिका भी गलती से सीख लिया है, सर अफोर्ड कर सकते हो कि नहीं? 70 टन का रॉकेट अफोर्ड करना ज्यादा आसान पड़ेगा कंपेयर टू 150 टन। तो वो लॉजिक उनका पूरा एकदम सॉर्टेड है, सर सस्ते में निपटाना है। ऐसा मत करो कि कर लिया फिर हमको रोल बैक नहीं करना है। इनको सर इसी बोले स्पेस स्टेशन बनाया तो उसको कंटिन्यूअसली मैन रखना है, ये दिखाने के लिए नहीं कर रहा है कि सर हम कर लिए, हम आपसे आगे चले जाएंगे। तो ये, और बोले वेरी क्लियर कट गोल्स है, क्लियर कट रोड मैप है, और हाई प्रोबेबिलिटी है कि जाए, क्योंकि ये फूक नहीं रहे जो नासा फूक रहा है कि ना हम ये बनाएंगे लूनर गेटवे बनाएंगे। इनको नहीं सर, हमको चांद पे जाना है। लूनर गेटवे बना के हम क्या फूकेंगे, क्या क्यों फूकेंगे? हम हमें नहीं फूकना, हमें लैंड करना है। इनका सीधा है, हमें लैंड करना है सर। जितना रिसोर्सेस है जमीन पे है, जितना रेडिएशन शील्डिंग बचती है वो जमीन पे है। मैं काहे मेहनत करूं और ये करने का, मतलब फालतू का ऑर्बिट स्टेशन बनाने का, रेडिएशन में एस्ट्रोनॉट को कुक करने का मैं क्यों मेहनत करूं? टाइकोनॉट को कुक क्यों करूं? आप एस्ट्रोनॉट को कुक करो, मैं टाइकोनॉट को नहीं कुक करूंगा। इसीलिए इनका वो सबको धीरे धीरे समझ में आने लगा कि चाइना लैंड कर ही देगा। मे बी 1-2 साल, क्योंकि ऑब्वियसली वो टाइट नहीं रखे हैं, 30s बोले हैं, तो मे बी हो सकता है 31 में ही हो जाए, 30 में ही हो जाए, या 35 तक खींच जाए, लेकिन हो जाएगा। तो इनका लूनर प्रोग्राम पे मतलब अब सब चीज सही तरीके से सॉलिडली चलते जा रहे हैं। अब बात करते हैं यहाँ तक इनको, अभी तक तो हम सिर्फ सरकार का बात कर रहे हैं। अब आते हैं प्राइवेट का बात करते हैं। तो प्राइवेट पे ये समझिए कि चाइना सीख गया बहुत जल्दी से कि अमेरिका से वो भिड़ नहीं सकता अगर वो सिर्फ गवर्नमेंट भरोसे रहेगा। शुरू शुरू में तो कर रहे थे, उनको लग रहा था यूएलए से हम आगे चल रहे हैं, मतलब यूएलए आधा गवर्नमेंट ही समझ लीजिए। फिर आपका बोइंग विंग सब ट्रोल जो कर रहे थे, एक स्पेस एक्स आया और धो दिया इनको। इनको समझ में आएगा भैया ऐसा तो हम भिड़ ही नहीं सकते, मतलब प्रैक्टिकली नहीं भिड़ सकते। और जब दिखने लगा कि बाकी सारी कंपनीज भी आ रही हैं, तो इनको समझ में आएगा कि पैराडाइम शिफ्ट हो गया है। तो ये चिपके नहीं रहे, ये इवॉल्व कर गए कि सर अगर हम लोग सिर्फ गवर्नमेंट के पैसे पे चलेंगे, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल भी नहीं रहेगा और ऊपर से स्लो भी हो जाएंगे। तो चाइनीज गवर्नमेंट को सीधा हो गया कि प्राइवेट प्लेयर को इनकरेज करो, मतलब कि आप कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदने का प्रॉमिस करो कि सर आप बनाइए तो हम खरीद लेंगे। मतलब होता है ना बिल्ड इट एंड दे विल कम, आप बिल्ड करो मैं खरीद लूंगा सर, मैं आपसे खरीद लूंगा, आप टेंशन मत लो।
तो वो सब आप कर लेते हैं। अब यहाँ पे समझिए कि इनके पास बहुत रॉकेट कंपनी है। 1-2 की बात नहीं हो रही, बहुत है, बहुत ज़्यादा है। मतलब पेपर पे अगर आप देखें तो अमेरिका से ज़्यादा है। बहुत सारे आ गए हैं। तो ऑब्वियसली सबके सब सक्सेसफुल अभी नहीं हुए हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो सक्सेसफुल हो ही जाएँगे। जैसे कि इनका लैंड स्पेस है, गैलेक्टिक एनर्जी है, आई स्पेस है और ये तीनों को मैं इसलिए हाइलाइट कर रहा हूँ, ये तीनों ऑर्बिट पहुँच चुके हैं। जाएँगे नहीं, ऑर्बिट पहुँच चुके हैं, यानी कि वो सैटेलाइट डिलीवरी कर रहे हैं और ये सब लोग काम कर रहे हैं ये आप रीयूजेबल रॉकेट पे। 3 कंपनी रीयूजेबल रॉकेट पे काम कर रही है और ये कंपनी ऑलमोस्ट मतलब लॉन्च कर दी। बाय द वे मीथेन रॉकेट ये इन्हीं का पहला है बाय द वे, और ये इन्होंने लैंडिंग ऑलमोस्ट कर रहे थे, फेल हो गया। अब रहा बात, बोलेगा फेल हो गया, लेकिन बात समझना बहुत ज़रूरी है कि ब्लू ओरिजिन का भी पहली बार फेल हुआ था लैंडिंग। तो हो जाएगा, मैं एकदम क्लियर कर रहा हूँ। 3 कंपनी अगर लड़ रही है, 3 प्राइवेट कंपनी लड़ रही है, तो अच्छा चांसेस है एक ना एक चमक ही जाएँगे। तो अभी के मामले में यानी 2026 जो आ रहा है, इसमें समझिए कि 2 असली खिलाड़ी बचे हुए हैं। एग्ज़ैक्टली जैसा पहले था, अमेरिका था और सोवियत यूनियन था, एग्ज़ैक्टली वही हो गया, बस अब अमेरिका है और चाइना है। और अमेरिका सिर्फ स्पेसएक्स के भरोसे टिका हुआ है और अब वो बस समझ गया कि भैया सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर हो जाएगा। वो अब मेहनत कर रहा है कि बाकी सब आ जाओ, रॉकेट लैब मेहनत कर लो, स्टॉक खरीदें हम। फिर आपका ब्लू ओरिजिन है, ये लोग मेहनत कर रहे हैं कि भैया और बनाओ। उनको भी समझ में आ गया कि भैया एक प्लेयर रहेंगे, हम भी बहुत नाजुक कड़ी लेंगे। और रहा बात सबसे कॉमेडी, जो सबसे ज़्यादा कॉमेडी का प्रोबेबिलिटी है कि कोई इस कंपनी में समझदार हो, ये तीनों में या कोई और में, कि भैया स्टारशिप का डिज़ाइन बहुत ही अच्छा है। वो डिज़ाइन कंट्रोल सी करो, कंट्रोल वी करो, लेकिन वो तो ऑर्बिट नहीं जा रहा है। कुछ नहीं करो, स्टेनलेस स्टील फेंको, शांति से उसमें लिथियम एल्युमिनियम एलॉय लगाओ और ये टाइल का जो गांजा फूक रहे हैं उसको बंद करो, टाइल ग्लू करो, खुश रहो, वो पहुंच जाएंगे ऑर्बिट। स्टारशिप भैया सिर्फ हम वो कर रहे हैं, क्या बोलते हैं आपका, स्टारलिंक डिप्लॉय कर रहे हैं। वो इधर उधर वाला 22 रिफ्यूल वो सब नहीं नहीं। और बोलते रहे डॉकिंग कर रहे हैं, उनको लॉजिकल है सर, एक पेलोड डिप्लॉय करो, दूसरा किक स्टेज डिप्लॉय करो, खुश रहो। नौटंकी मत करो कि सेकंड स्टेज को रिफ्यूल कर रहे हैं, थर्ड स्टेज का काम सेकंड स्टेज से मत करो। मतलब रॉकेट स्टेजिंग का लॉजिक ही आप लड़ रहे हो बेमतलब का। बट टू बी फेयर, ये बंदा वही है कि हम ड्रिल करके ना उसमें कार चलाएंगे और उसे हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट बोलेंगे और लोग बोलेंगे ये, तो और लाइडर हटा के हम सेल्फ ड्राइविंग करेंगे ये। तो समझना बहुत जरूरी है कि चाइना बहुत स्टेबल तरीके से, बहुत स्थिर से हर चीज बिल्ड कर रहा है। मतलब हम आराम से देख सकते हैं कि 2030 तक चाइना के पास रीयूजेबल मल्टीपल व्हीकल्स हो सकते हैं कि सर हमारे पास ये है छोटे के लिए, ये हमारे पास मीडियम के लिए, ये हमारे पास बड़े के लिए, ये भी हो सकता है। अब वही बोल रहे हैं कि उनको कुछ नहीं करना, स्टार शिप का डिजाइन कंट्रोल सी कंट्रोल भी, मटेरियल चेंज, धो देंगे, फ्री का धो देंगे, फ्री का धो देंगे। या अगर और बॉल्जी करना चाहता है तो वापस ओरिजिनल डिजाइन पे चले जाएंगे, जो आपका ये था इंटरप्लानेटरी ट्रांसपोर्ट, 12 मीटर डायमीटर, कार्बन फाइबर। हमको नहीं पता इतना कार्बन फाइबर के एक्सपर्ट हैं चाइना में, बट अगर हैं, फ्लेक्स करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। फ्लेक्स करो भैया, आप तो सर 100 में रो रहे हो, हम 300 ट्राई कर रहे हैं। बोले ना, इनको टारगेट वही है कि हमें आपके लेवल पे नहीं आना, हमें आपको बीट करना है। तो ये था चाइना का टोटल ओवरऑल प्रोग्रेस, कहाँ से कहाँ तक पहुंचे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने में, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है, लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कमेंट डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कमेंट लेके मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए, फ्री है तो आपने वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।